A very good afternoon to all the centers. Am I audible to all of you? क्या मेरी आवाज सारे सेंटर तक पहुंच रही है? Good evening everyone. Am I audible to all of you? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आपके सेंटर तक? Am I audible?
हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एम आई ऑडिबल टू ऑल दी सेंटर्स? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है सारी जगह पे? अमरेली, मोरबी, पठानकोट, हिम्मतनगर. चलो, फेयर इनफ. वेल गाइज, मीटिंग टुडे फॉर द सेकंड टाइम. लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे. दैट इज चैप्टर नंबर 1 में कौन से बेसिक आते हैं, उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट देखे थे 2. दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. उसके अलावा मैंने अकाउंटिंग कन्वेंशन आपको बताया था. कौन से 3 कन्वेंशन थे? कंजर्वेटिज्म, मटीरियलिटी एंड डिस्क्लोजर. एंड फ्रेंड्स, उसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ही 2 और चीजें देखी थी. दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ दोस अकाउंट. हमने वो चीज देखा था. उसके बाद लास्ट में मैंने चैप्टर नंबर 2 का कुछ बेसिक एस्पेक्ट आपको बताया था. दैट इज अकाउंटिंग साइकिल पूरा देखा था हम लोगों ने. दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से जर्नल एंट्री टू सब्सिडरी बुक टू लेजर पोस्टिंग टू लेजर बैलेंसिंग टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड टू फाइनल अकाउंट्स. दैट इज ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. उसमें मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट वाला पोर्शन सेपरेटली कंसीडर करना है हमें. इस चैप्टर नंबर 2 में वो नहीं आएगा, बट चैप्टर नंबर 2 में जो चीजें आती है उसमें जर्नल एंट्री, तो मैंने आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताया था कि आइडेंटिफाई हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर. देन सेकेंड स्टेप कौन सा था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दोज अकाउंट. एंड थर्ड स्टेप कौन सा था, अप्लाई द गोल्डन रूल्स. सो ऑटोमेटिकली आपको जर्नल एंट्री आ जाएगा. उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने सब्सिडरी बुक बताया था आपको. उसमें मैंने बोला था कुल मिला के 7 सब्सिडरी बुक्स होती है. परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड कैश बुक. उसमें मैंने आपको बताया था कि मोर और लेस इन जनरल ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड वेयर फ्रेंड्स इन सब्सिडरी बुक. एंड उसके बाद मैंने बताया था कि एज ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट आर सेपरेट थिंग. Sales book and sales account are separate thing. Why? Because in books there are only credit transactions are recorded, but in account not only credit but also cash transactions are recorded. And friends, आपको और भी एक चीज बताई थी मैंने, that cash book and cash account are what friends? Same thing only. उसको हम अलग अलग नहीं बनाते. जो कैश बुक होता है उसी को हम कैश अकाउंट भी बोलते हैं. जो इनकम है डेबिट साइड दिखाओ, जो एक्सपेंडिचर है क्रेडिट साइड दिखाओ. सो दैट इज समथिंग अबाउट सब्सिडरी बुक. उसके बाद बताया था लेजर कैसे बनाते हैं, आपको मालूम है. उसका बैलेंसिंग करके जो भी बैलेंस होता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं. और ट्रायल बैलेंस 2 तरीके से बनता है. एक टोटल मेथड, जिसमें लेजर का डेबिट क्रेडिट जो भी टोटल है सारा का सारा टोटल उठा के हम ट्रायल बैलेंस में रख देते हैं. तो ट्रायल बैलेंस का टोटल अलग आएगा, बट अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस टैली तो हो ही जाएगा. एंड फ्रेंड्स, दूसरा बैलेंस मेथड था जो आप लोगों को मालूम है, जो 11th-12th में आप करते हुए आए हो. दैट इज जो भी लेजर को आप क्लोज करते हो उसका जो भी बैलेंस होता है, सिर्फ वो बैलेंस उठा के आप कहां पे ले जाते हो, ट्रायल बैलेंस में ले जाते हो. सो दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम अराउंड. एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टिल दैट पॉइंट? सब वहां तक क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पठानकोट, डू यू फील स्टिल द वॉइस प्रॉब्लम और इज इट ऑल राइट नाउ? Morbi, Porbandar, Pathankot. Shall we go ahead? Fair enough. चलो, आज और एक चीज सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड. एंड दैट थिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यू कैन से कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स. फ्रेंड्स, आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा. दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल आइटम है, ये रेवेन्यू आइटम है. दिस इज कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज रेवेन्यू प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर? कैन एनीबडी टेल मी? नाउ फ्रेंड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आप मुझे समझाओ दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम. नाउ फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं एक नया गाड़ी खरीद रहा हूं. रेनॉल्ट का डस्टर गाड़ी खरीदना है मुझे. 8-9 लाख रुपए का गाड़ी है. मैंने गाड़ी खरीदा, मेरी जेब में से मैंने 9 लाख रुपए कैश में दे दिए और मैंने नया रेनॉल्ट का डस्टर गाड़ी खरीद लिया.
दूसरी बाजू मेरे ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा है, ऑफिस बॉय काम कर रहा है जो पियून है, और उसको मैं हर महीने सैलरी पे कर रहा हूं। फ्रेंड्स क्या किया मैंने, एक महीना खत्म हुआ, उसका जो सैलरी था उसको मैंने 7,000 रुपए का सैलरी पे करना था, वो सैलरी मैंने कैश में उसको पे कर दिया। फ्रेंड्स कैन आई से बोथ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन आर सेम। दोनों केस में मेरी जेब में से पैसा गया, एक लेफ्ट जेब में से गया, दूसरा राइट जेब में से गया, बट अल्टीमेटली जेब में से पैसा गया। So can I say that the nature of transaction is same? Both are what friends? Expenditure transaction. एक बाजू मैंने पैसा खरीदा और पैसा खर्चा और सामने गाड़ी खरीदी, दूसरी बाजू पैसा खर्चा और सामने मैंने क्या किया, सैलरी पे किया। Friends, the nature of the transaction is same, but still why there is a difference in its treatment? आपको मालूम है कि मैंने जो सैलरी पे किया उसको मैं कहां पे दिखाऊंगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, नफा नुकसान खाता नहीं उधार बाजू आपड़े बताईसु। एंड फ्रेंड्स जो मैंने गाड़ी खरीदा उसको मैं कहां पे दिखाऊंगा, दैट इज ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज उसको मैं बताऊंगा कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर बताऊंगा। दोनों केस में मेरी जेब में से पैसा गया है, फिर भी एक को मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूं, दूसरे को मैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड दिखाता हूं। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रीटमेंट? कैन एनीबडी टेल मी? फ्रेंड्स फ्रॉम सेंटर्स आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर। क्यों ऐसा? व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रीटमेंट? Now don't tell me that one is a capital expenditure and other is a revenue expenditure. That is the reason there is a difference. मुझे भी मालूम है एक कैपिटल एक रेवेन्यू है, बट क्यों ऐसा? Why we are considering one as capital and the other as revenue, and then why we are showing one in the P&L account debit side and other in the balance sheet asset side? Any center expecting the answer? वेरी गुड, वेरी करेक्ट अमरेली। वेरी गुड, वेरी करेक्ट हिम्मतनगर। अदर सेंटर्स? मोरबी, पठानकोट। क्विकली, जब भी कोई भी क्वेश्चन करूं जल्दी मुझे जवाब चाहिए। इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जो भी आता है आप आंसर करो, सो दैट इवन आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर देयर। नहीं आता है तो एटलीस्ट राइट डाउन नो आइडिया, तो भी मुझे पता चल जाएगा। Yes friends, now why there is a difference? Yes, some of you have said that एक सैलरी हमारा खर्चा है इसलिए P&L में दिखाते हैं, गाड़ी खरीदा वो खर्चा नहीं है इसलिए हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्या गाड़ी खरीदा वो मेरा खर्चा नहीं है? Isn't it an expenditure? According to me, it is an expenditure. अमरेली से आंसर आया है कि भाई वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है गाड़ी वाला, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नाउ फ्रेंड्स, कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो देयर फ्रेंड्स देयर इज a bookish definition that you need to understand. Which is that definition? That any expenditure you are incurring which is giving you the benefit, इधर ध्यान दीजिए, full concentration 100%. Any expenditure you are incurring which is giving you the benefit for less than a year's period of time is called as revenue expenditure, and those expenditure you are incurring which is giving you the benefit for more than 1 year's period of time, which is usually 5 to 7 years, then it is called as what friends? Capital expenditure. क्या बताया मैंने? आप वो खर्चा कर रहे हो जिसका बेनिफिट, फोकस कहां पे है? बेनिफिट पे, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा, दैट इज यूजुअली 5 से 7 साल तक मिल रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। बट जो एक्सपेंडिचर करने से बेनिफिट 1 साल या उससे कम पीरियड तक मिले, उस खर्चे को मैं क्या बताऊंगा? रेवेन्यू खर्चा बताऊंगा। ना फ्रेंड्स, मैंने जो गाड़ी खरीदा, क्या मैं हर महीने हर साल गाड़ी खरीदने वाला हूं? द आंसर टू दैट इज नो। यूजुअली एक गाड़ी खरीदो आप तो 5 साल तक तो वो आपका साथ देती ही है, सब्जेक्ट टू आप उसे अच्छी तरीके से यूज करो। तो अकॉर्डिंगली इन जनरल गाड़ी ऐसा खर्चा है विच इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम फॉर मोर देन
1 years पीरियड ऑफ टाइम विच इज यूजुअली 5 to 7 years। इसके कारण वो कौन सा खर्चा है? कैपिटल। बट जो मैंने सैलरी पे किया फ्रेंड्स, ये जो मैंने सैलरी पे किया, क्या उसका बेनिफिट मुझे 5 से 7 साल तक मिलने वाला है? द आंसर इज नो। मैंने जो पियून को सैलरी पे किया 7,000 रुपए का, क्या अब वो 5 साल के बाद आएगा? द आंसर इज नो। कहना इससे वो इमीडिएटली 1 महीने के बाद वापस 7 तारीख को सैलरी लेने के लिए आएगा। एंड फ्रेंड्स, सो कैन आई से दैट जो मैंने एक्सपेंडिचर किया उसका बेनिफिट मुझे कितने पीरियड तक मिला? सिर्फ 1 महीने तक। तो जो खर्चे का बेनिफिट 1 साल या उससे कम पीरियड तक मिले उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस। बस जो खर्चे का बेनिफिट मुझे 5 से 7 साल तक मिले उसको क्या बोलूंगा मैं? कैपिटल एक्सपेंस बोलूंगा। तो फ्रेंड्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट। तो पहली चीज हमने डिस्कस कर दी विच इज रिलेटेड टू बेनिफिट। एम आई नाउ क्लियरली ऑडिबल पठानकोट? क्या मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है आपको क्लियरली? बाकी सारे सेंटर्स वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? चलो, वेरी गुड। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने? कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड अगर आपका बेनिफिट 1 साल या उससे कम तक है खर्चे का बेनिफिट तो उसको रेवेन्यू खर्चा बोलेंगे। अगर 5 से 7 साल तक बेनिफिट मिल रहा है तो कैपिटल खर्चा बोलेंगे। दूसरा पॉइंट विच इज रिलेटेड टू अगेन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स इज टिल द टाइम द असेट इज पुट टू यूज whatever expenditure is incurred on those assets are termed as capital expenditure. Once the asset is put to use, then after whatever expenditure are incurred on the same are termed as revenue expenditure. क्या बताया मैंने? कोई भी असेट को आप पुट टू यूज करो, मतलब आप उसको यूज करना, उसका चालू करो। कोई भी असेट का आप यूज करना चालू करो, उससे पहले यूज करना चालू किया उससे पहले उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। मतलब कि कॉस्ट ऑफ असेट में उस खर्चे को हम ऐड कर देंगे और उसी कारण उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट फ्रेंड्स, एक बार जैसे असेट का यूज चालू हो गया उसके बाद उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूंगा। सो व्हाट आई हैव सेड, दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड till the time the assets are been put to use are called as the capital expenditure, and that is the reason they are added to the cost of asset. But those expenditure which are incurred after the asset has been put to use, those expenditure are called as what friends? Revenue expenditure. Now friends, you will ask me the question कि सर एग्जाम्पल से समझाओ। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये जो कैपिटल रेवेन्यू आइटम है मैं आपको जैसे ही पढ़ाऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, वहां पे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे आएंगे जिसमें कैपिटल आइटम को रेवेन्यू गिन लिया है या रेवेन्यू आइटम को कैपिटल गिन लिया है। तो वो क्या हो गया? गलती हो गया। उस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। बट आपको पता कब चलेगा कि वो गलती है? जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं सेकेंड पॉइंट में हूं जहां पे पुट टू यूज हम कंसिडर कर रहे हैं। मैंने क्या बताया? असेट को यूज करना चालू किया उससे पहले का खर्चा कैपिटल एक्सपेंस, उसके बाद वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस। नाउ फ्रेंड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नाउ इधर लॉजिकूल हिटाची का एक एसी इंस्टॉल है। जो स्टूडियो में मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं उसमें हिटाची का एक एयर कंडीशन है। ये एयर कंडीशन को हमने लेट से
सेल्स इंडिया जो शॉप है वहां से खरीदा 50,000 रुपए में। मैंने वहां पे पैसा पे कर दिया 50,000 रुपए और बोल दिया कि मुझे आज शाम तक डिलीवरी मिल जाना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है। मैं वापस अरिहंत में आ गया फ्रेंड्स। ये जो 50,000 रुपए मैं उसको पे करके आया, इज इट माई कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैन यू टेल मी? फटाफट आंसर आना चाहिए सारे सेंटर से। वेरी करेक्ट। क्यों ये कैपिटल खर्चा है? बिकॉज मैंने एसी खरीदा है, इट इज एन असेट एंड इट इज गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट फॉर 5 to 7 years at least, and in fact more than 1 year for sure, and that is the reason it is termed as what friends? Capital expenditure, first thing. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 50,000 का मैंने एसी खरीदा वो तो कैपिटल ही है, बट क्या हुआ शाम को जब मैं वेट कर रहा था एसी का, तब फ्रेंड्स टेम्पो में एसी डिलीवर किया सेल्स इंडिया शॉप में से। मैं नीचे टेम्पो का बिल जो डिलीवरी लेने के लिए गया, वहां पे उन्होंने मेरा बिल साइन करवाया और बोला कि सर ये वहां से इधर आने का जो भाड़ा है वो 500 रुपया लगेगा। यू आर सपोज टू पे मी दैट 500 रुपीज। मैंने वो 500 रुपए उनको पे कर दिए। ये जो 500 रुपया मैंने भाड़े का दिया उनको, दैट इज वहां से एसी मेरे वहां डिलीवर करने का जो 500 रुपया दिया, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Very correct, all the centers. Why it is a capital expenditure? Because of the two reasons. One, एक तो can I say this expenditure is done for one time, for a lifetime? क्या ये खर्चा मैं बार बार करने वाला हूं? द आंसर इज नो। ये जो मैंने खर्चा किया उसका बेनिफिट मेरे को कब तक मिलेगा? जब तक मैं एसी यूज कर रहा हूं तब तक मेरे को बेनिफिट मिलेगा। एंड दोज एक्सपेंडिचर विच इज गिविंग मी द बेनिफिट फॉर मोर देन 5 or 7 years पीरियड ऑफ टाइम, कैन आई से दोज आर टर्म्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो एक रीजन से ये कैपिटल। दूसरा, पुट टू यूज। क्या बताया मैंने? एसी को यूज किया, उससे पहले जो भी खर्चा, अभी एसी इंस्टॉल हुआ, क्या मैंने उसका स्विच ऑन किया? नो। तो पुट टू यूज नहीं हुआ। उससे पहले उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड कर देंगे, मीनिंग देयर बाय उस खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे। फ्रेंड्स, एसी का कॉस्ट अब एक्चुअली 50,000 नहीं रहा, वो कितना हुआ? 50,500 रुपए हो गया। और मैं जो डेप्रीसिएशन गिनूंगा वो 50,000 पे नहीं गिनूंगा। कितने पे गिनूंगा? 50,500 पे गिनूंगा। चलो, इतना तो क्लियर है सब लोगों को, फाइन। अब क्या हुआ? वहां पे मैंने नीचे टेम्पो में 500 रुपए पे तो कर दिए। फिर इधर हम लोग लिफ्ट में आए और लिफ्ट में हम लोग एसी 4th फ्लोर पे लाने वाले थे। ये जो स्टूडियो है ये अरिहंत हाउस के 4th फ्लोर पे है। तो हमने जब ट्राई किया कि लिफ्ट में एसी डाले तो एसी इतना बड़ा था कि लिफ्ट में अंदर नहीं गया। तो क्या करना पड़ा? मुझे बाहर से 2 आदमी को लाना पड़ा और उनको बोलना पड़ा कि भाई आप प्लीज ये एसी को ऊपर 4th फ्लोर तक ला दो। तो वो बंदे, 2 बंदे थे, दोनों बंदों ने इधर एसी इधर तक ला दिया और उसका उन लोगों ने 500 रुपया चार्ज किया। मैंने जो 500 रुपए उनको पे किए एसी नीचे से ऊपर लाने के, वो 500 रुपए, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Again, very correct from all the centers. It is a capital expenditure. Can I say because of the same two reason? Reason number 1, क्या बार बार ऊपर लाने वाला है वो मेरा एसी? This is the expenditure which is done for one time, for a lifetime. उसका बेनिफिट मुझे जब तक एसी यूज करूंगा तब तक मिलेगा, तो ये कैपिटल खर्चा। और दूसरा, अभी भी एसी का स्विच ऑन नहीं हुआ, उससे पहले जो भी खर्चा करता हूं, पुट टू यूज नहीं हुआ, उससे पहले जो भी करता हूं खर्चा में, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स, अब एसी का एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया? 51,000 रुपए हो गया। और ये 51,000 रुपए पे मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा, जो भी होगा वो। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? चलो ठीक है, इधर तक आप सबको एब्सोल्युटली क्लियर है। अब इधर एसी आ गया, इधर तक हमने डाल दिया। क्या मैं एसी को उठा के यूं ऐसे चिपका दूंगा और स्विच ऑन कर दूंगा तो चालू हो जाएगा? द आंसर टू दैट इज नो। क्या करना पड़ेगा? मैंने एसी वाले बंदे को ऑलरेडी बुला दिया था, उसने एसी को इंस्टॉल किया, पाइपिंग वगैरह जो आउटर यूनिट बाहर लगाया, वहां से जो पानी गिर रहा है वो सब सारी पाइपलाइंस का उन्होंने काम कर दिया और इंस्टॉलेशन के 2,000 रुपए चार्ज किए। दिस 2,000 रुपीज विच इज बीन चार्ज बाय द एसी पर्सन, is it a capital expenditure or revenue expenditure, friends?
Very good. Again, the answer is correct from all the centers. It is a capital expenditure. Can I say again because of the same two reasons? Because अभी asset put to use नहीं हुआ, उससे पहले का जो भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या बार बार इंस्टॉलेशन होने वाला है? नहीं. जो एक बार इंस्टॉलेशन हुआ उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? 5 से 7 साल तक, या जितनी टाइम मैं एसी यूज करने वाला हूं तब तक. तो ये खर्चा भी कौन सा है फ्रेंड्स? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. चलो इधर तक भी सब लोग क्लियर. एक और स्टेप आगे जाते हैं. फ्रेंड्स, मैंने एसी स्विच ऑन किया, उससे पहले जब इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था उसी टाइम से सेल्स इंडिया से मेरे पे फोन आया कि सर आपके वहां एसी पहुंच गया है. मैंने बोला हाँ पहुंच गया है. बोले यूज करना चालू कर दिया है? मैंने बोला नहीं, अभी तो इंस्टॉलेशन चल रहा है और आज सिर्फ इंस्टॉलेशन हुआ होगा, मैं तो कल सुबह से उसको चालू करने वाला हूं. उन्होंने बोला ठीक है. उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि सर हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है. आप हालांकि हमारे स्पेशल कस्टमर हो, आप हमने उनको एसी बेचा है जो पूरे इंडिया में पढ़ाते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं. सारे इधर से हमने ऐसा स्पेशल एसी लिया है कि कैमरे में से हवा सारे सेंटर तक पहुंचने वाली है. पठानकोट भी पहुंचेगी, अमरेली भी पहुंचेगी और मोरबी भी पहुंच रही है थोड़ी बहुत हवा. और अब पीछे देखो जो थोड़ी ठंड लग रही है आपको, वो इधर से हमारी एसी की ही हवा आ रही है. तो हमने ये स्पेशल एसी लिया था, तो उसके कारण उन लोगों ने हमें बताया कि भाई आपको हम एक स्पेशल ऑफर देते हैं. कौन सा ऑफर देते हैं? बोले सर हम आपको 4 सर्विस फ्री देंगे और इन 4 सर्विस को आपको सिर्फ 1000 रुपए में हमें पे करना है. हर बार आप जब 1000 रुपए पे करोगे, एक्चुअली तो पर सर्विस चार्ज कितना होता है? 1000 रुपए होता है. बट आपको हालांकि हमने इतना अच्छा एसी दिया है, स्पेशल एसी दिया है, तो आपके लिए ऑफर है आपको सिर्फ 1000 रुपया भरना है और उसमें हम आपको एक नहीं, हम आपको पूरे साल में 4 सर्विसेज देंगे. तो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट करवाया उन्होंने मेरे साथ. मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया. मैंने 1000 रुपए भी दे दिए और बोला कि भाई आई एम रेडी टू टेक योर दिस कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने बोला ठीक है सर, अब आपके वहां पे हम लोग 4 फ्री सर्विस देंगे पूरे साल में. मैंने बोला ठीक है. ये जो 1000 रुपया मैंने पे किया, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सेंटर्स, मेक श्योर अभी भी एसी मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, इंस्टॉलेशन चल रहा है. हिम्मतनगर अमरेली बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर. मोरबी महसाना बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पठानकोट का अभी आंसर नहीं आया. नाउ मेक श्योर इन सच सिचुएशंस you need to take care of the basic aspect. आपको जनरल नॉलेज अप्लाई करना है. सीधी सी बात है, इट इज अ लॉजिकल थिंग. क्या है भाई? एन्युअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज द वर्ड? एन्युअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. अगेन रिपीटिंग, एन्युअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी. ये जो 1000 रुपया मैंने पे किया, उसमें वो लोग मुझे 4 सर्विस फ्री देंगे. बट कितने पीरियड तक देंगे? 1 साल में देंगे. जैसे ही 1 साल खत्म हो जाएगा, दूसरे साल के बिगिनिंग में कहना इसे वापिस 1000 रुपया मुझे देना पड़ेगा या फिर 2000 रुपए जो भी वो चार्ज करते हैं देना पड़ेगा. अदरवाइज कोई सर्विस मुझे नहीं मिलेगा. तो ये जो मैंने 1000 रुपए का खर्चा किया, उसका बेनिफिट मेरे को कितने टाइम तक मिल रहा है? कैन आई से इट इज लेसर देन और इक्वल्स टू 1 ईयर्स पीरियड? इट इज इक्वल्स टू 1 ईयर. बट 1 या उससे कम साल तक जो भी बेनिफिट मिले उसको मैं क्या बोलूंगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. भले ही स्विच ऑन नहीं किया. फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको उतना लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कि स्विच ऑन किया या नहीं किया. भाई एसी यूज करना चालू करोगे उसके बाद ही उसका सर्विस होगा. एसी चालू ही नहीं किया यूज करना और उससे पहले आके वो सर्विस करने वाला है ना. वो जब सर्विस करेगा पहली, तब आपने ऑलरेडी एसी चालू कर दिया होगा और उसका मतलब your asset is already been put to use. So any expenditure incurred after that is termed as what, friends? Revenue expenditure. And as in the benefit is supposed to be received for lesser than a year's period of time or equals to a year's period of time. That's the reason it is termed as what, friends? Revenue expenditure. So that's the reason. अब अगर आप कॉस्ट की बात करो तो एसी का कॉस्ट कितना हो गया?
50,000 में से 500 भाड़े का, 50-500, 500 ऊपर लाने का, 51,000, 2,000 इंस्टॉलेशन का, 53,000, और ये जो 1,000 मैंने पे किया फॉर एएमसी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड नहीं होगा, वो 1,000 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैं उसको कहां पे दिखाऊंगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड दिखाऊंगा, और असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट जो मैं एयर कंडीशन दिखाऊंगा वो कितने रुपए से दिखाऊंगा, 53,000 से, और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड होगा, जो भी डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो वापस मैं कहां पे दिखाऊंगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। सो ये हो गया अगेन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पुट टू यूज, if before put to use whatever expenditure is incurred added to the cost of asset, and that is the reason it is termed as which expenditure, capital expenditure. But after being put to use whatever is the expenditure is termed as revenue expenditure. You will ask me कि sir आफ्टर बीइंग पुट टू यूज और तो ऐसा कौन सा रेवेन्यू खर्चा होगा। फ्रेंड्स, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा इस एसी का, कहना इसे ये जो बिल आने वाला है वो मैं पे करूंगा, वो खर्चे का बेनिफिट मेरे को कितने पीरियड तक मिलेगा, 1 महीने तक, दूसरे महीने वापस क्या आएगा, वापस इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो अगेन ये जो मैंने एक्सपेंडिचर किया उसका बेनिफिट मेरे को कब तक मिला, कहना इसे लेसर देना 1 ईयर्स टाइम, दैट इज 1 या 2 महीने में जो बिल आता है उतने तक ही मेरे को बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट बिल आएगा तो वापस पैसा पे करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड एज इट इज पुट टू यूज होने के बाद का खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, चालू करोगे उसके बाद बिल आएगा, एंड दैट्स द रीजन इट इज टर्म्ड एज व्हाट फ्रेंड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Am I absolutely clear regarding capital and revenue item? 2 points discuss किए। First is benefit. If benefit is greater than 5 or 7 years time or 1 year, usually 5 to 7 years, it is a capital. Less than 1 years, less than or equal to 1 year's period of time, it is a revenue expenditure. And put to use, before put to use, whatever expenditure is capital. After put to use, whatever expenditure are revenue expenditure. Am I clear, all of you? चलो, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, विच इज रिलेटेड विथ अर्निंग कैपेसिटी। मेक श्योर इसको समझाने से पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि हर ट्रांजैक्शन में नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू, वो केस टू केस बेसिस पे क्या होगा, डिफर होगा। आपको एक फंडामेंटल सेट ऑफ अजम्पशन तो डालना ही पड़ेगा, उसके ऊपर से आप डिसाइड करोगे कि ये कैपिटल खर्चा है या रेवेन्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो एएमसी चार्जेस आपने सर्विसेज के पे किए थे, अब आइडियली तो वो आपने पे किए कब थे, जब आपने एसी को यूज करना भी चालू किया, स्विच ऑन किया, उससे पहले किया था। तो आइडियली तो पुट टू यूज से पहले जो भी खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, बट हमने उसको क्यों रेवेन्यू में गिना था, बिकॉज ऑफ द मेन रीजन इज दैट उसका बेनिफिट कितने पीरियड तक मिल रहा है, लेसर देन अ ईयर्स पीरियड तक मिल रहा है, इसीलिए हमने उसको रेवेन्यू में गिना था। इसी तरीके से ये तीनों कंडीशन में जो कंडीशन स्ट्रांगली फुलफिल हो रही है उसको ध्यान में लेते हुए हमें कैपिटल या रेवेन्यू गिनना चाहिए। दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, दैट इधर हम लोग जो खड़े हैं वो अरिहंत हाउस में मैं खड़ा हूं और उसमें 4th फ्लोर पे हूं मैं, 4 माले का बड़ा बिल्डिंग है, और इस अरिहंत हाउस को हम पूरा व्हाइट वॉश करवाने का सोच रहे हैं। और हमने मालूम किया तो पता चला कि पूरे अरिहंत में व्हाइट वॉश का एक्सपेंडिचर अगर मैं करवाऊंगा तो मुझे रफली 10 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। So this expenditure of 10 lakh rupees so as to whitewash the whole building, is it a capital expenditure or revenue expenditure? छे नहीं बीजी। चलो, अमरेली से आंसर आया कैपिटल, हिम्मतनगर से कैपिटल, महसाना इज सेइंग रेवेन्यू, अदर सेंटर्स। अरिहंत बिल्डिंग को व्हाइट वॉश करवाने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू।
फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज पहले से बता देता हूं, आप जो आंसर करो उससे भी पहले, कि कभी भी कोई खर्चे के वैल्यू के हिसाब से आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कैपिटल खर्चा है या रेवेन्यू। मीनिंग देयर बाय 10 करोड़ रुपए का खर्चा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है एंड 50 रुपए का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड बी ऑफ अ बिगर अमाउंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी ऑफ अ शॉर्टर अमाउंट, नो, स्मॉलर अमाउंट। द आंसर इज नो। जो आपने 500 रुपए भाड़ा का पे किया वो 500 रुपया ही था, फिर भी क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कॉस्ट ऑफ असेट में हमने ऐड किया। सो यू शुड नॉट गो बाय द अमाउंट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सो फ्रेंड्स, ये जो 10 लाख रुपए का आपने व्हाइट वॉश का एक्सपेंडिचर करवाया, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? मोरबी से आंसर आया है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो 2 सेंटेंस रेवेन्यू, 2 कैपिटल। नाउ इसका आंसर दूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्यों आप लोग कैपिटल बोल रहे हो और क्यों आप लोग रेवेन्यू बोल रहे हो। कैन यू प्लीज राइट मी डाउन द रीजंस ऑफ द सेम? अमरेली ने वापस कैपिटल का रेवेन्यू कर दिया है, फाइन, बस मुझे रीजन बताइए। क्विकली, मोरबी बता रहा है क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल से कम तक मिलेगा, इसीलिए रेवेन्यू है। महसाना बता रहा है बिकॉज दैट बिल्डिंग पुराना है और पेंट करने से उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। ओके, वेरी गुड रीजंस। व्हाट अबाउट अमरेली, हिम्मतनगर, वाई कैपिटल एंड वाई रेवेन्यू? पठानकोट बता रहा है इट इज अ कैपिटल बिकॉज इट विल गिव बेनिफिट फॉर 5 to 7 years। ओके, अमरेली वापस कैपिटल पे आ गए हो, पहले कैपिटल फिर रेवेन्यू फिर कैपिटल, रीजन बताइए प्लीज। हिम्मतनगर से आंसर आना बाकी है। कैपिटल बिकॉज द बेनिफिट इज ऑफ मोर देन 1 year। ऐसा जरूरी है कि आप जो व्हाइट वॉश करवाते हो उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा ही मिलेगा ना? फॉरगेट दैट व्हाइट वॉश। इस रूम में, स्टूडियो में मैं कलर करवा रहा हूं, या जो आप ये बोर्ड देख रहे हो उसके नीचे ऑरेंज कलर का वॉल है पूरा। ये वॉल पे हम लोग ऐसे करके खड़े रहते हैं तो बार बार ये वॉल ब्लैक हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो साल में 10 बार इधर कलर करवाते हैं, 10 times इन अ ईयर। ये जो कलर करवाते उसका खर्चा, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? और एल्स फॉरगेट अबाउट दिस वॉल। ये पूरे स्टूडियो में कलर होता है साल में 5 बार, या मैं तो बोल रहा हूं चलो महीने में 5 बार होता है, नहीं होता है बट फिर भी आई एम टेलिंग यू, अगर होता तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता। तो रेवेन्यू हो जाता, इज वॉट द मोस्ट सेंटर्स आर सेइंग। फ्रेंड्स, द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू। Now in that case you are not supposed to see that whether this expenditure is giving us a benefit of more than 5 or 7 years or it is giving us a benefit of lesser than a year's time, because color expenditure is such that it is absolutely depend upon the requirement। हर साल भी 2 बार कलर हो सकता है या फिर 10 साल में आप एक भी बार कलर नहीं करवाओ तो भी चले। एक रीजन ऐसा भी मुझे मिला था कि हालांकि बिल्डिंग पुराना हो गया है उसके कारण उसके ऊपर जो भी खर्चे करेंगे वो क्या हो जाएगा, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। भले ही बेनिफिट 5 साल तक मिले, तो क्या मेरे बैलेंस शीट में मैंने ये बिल्डिंग का कॉस्ट 10 करोड़ रुपए दिखाया हुआ है, अब मैं ये जो खर्चा कर रहा हूं दैट इज व्हाइट वॉश एक्सपेंस 10 लाख रुपए का, उसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है
5 से 7 साल तक, ऐसा अज्यूम करके क्या ये 10 लाख रुपए को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करके कॉस्ट ऑफ असेट 10 करोड़ में ऐड कर दूंगा 10 लाख रुपए और फिर डेप्रिसिएशन 10 करोड़ 10 लाख पे गिनूंगा? या फिर ये बिल्डिंग पुराना हो गया है उसके कारण उसके बाद जो भी उसके ऊपर खर्चा हो रहा है पुट टू यूज चालू हो गया है, उसके बाद उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उसको क्या गिनूंगा मैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिनूंगा और उसको मैं कहां पे दिखाऊंगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड दिखाऊंगा। यस और नो? व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? फ्रेंड्स, इट इज नाउ कंसिडर्ड अगेन ऑन दिस एस्पेक्ट। तीनों में मैं इस एक्सपेंडिचर को अप्लाई करूंगा, बट व्हाई दिस एस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दोज एक्सपेंडिचर विच आर इंक्रीजिंग योर अर्निंग कैपेसिटी या फिर दोज एक्सपेंडिचर incurring the same your earning capacity is increased, then it is termed as what, friends? Capital expenditure. But if by incurring those expense your earning capacity does not increase, then it is termed as what, friends? Revenue expenditure. Now सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये व्हाइट वॉश एक्सपेंस मैंने करवाया अरिहंत के बाहर 10 लाख रुपए का, क्या इससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा? क्या उससे मुझे 200-500 एडमिशन ज्यादा मिलेंगे? द आंसर टू दैट इज नो। क्या स्टूडियो में मैंने 10 बार कलर करवाया तो क्या उससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी, अरिहंत का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा? क्या इधर मैं ज्यादा कलर करवाऊं तो वहां पे मुझे ज्यादा बच्चे मिलेंगे एसएलपी में? क्या ऐसा होगा? द आंसर टू दैट इज नो। So this expenditure is not increasing my earning capacity, and that is the reason it is termed as what, friends? Revenue expenditure, not capital. Those expenditure which are increasing my earning capacity, only those termed as the capital expenditure. You will ask me the question कि सर ऐसा तो कौन सा खर्चा होगा? भाई 4 माले का बिल्डिंग है, मैं ऊपर 1 माला ऐड कर दूं, 5 माले का बिल्डिंग बना दूं और 1 माला ऐड करूंगा और उसमें मैं जो भी कलर का खर्चा करवा रहा हूं 2 लाख रुपए का, क्या वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू? द आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, फ्रेंड्स। क्या होगा? ये मैं 1 माला बढ़ाऊंगा, कलर वलर करवाऊंगा तो उसमें मैं 2 क्लासरूम भी ऐड करूंगा और इतने ज्यादा बच्चे को बिठा पाऊंगा, उतने ज्यादा क्लासेस में ले पाऊंगा, उतनी ज्यादा फीस वसूल कर पाऊंगा। सो दैट्स द रीजन मेरा अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दैट्स द रीजन इट इज टर्म्ड एज विच एक्सपेंडिचर, फ्रेंड्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ये व्हाइट वॉश के खर्चे से या स्टूडियो में कलर करवाने से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, एंड दैट्स द रीजन इट इज टर्म्ड एज विच एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू कैन सी बेनिफिट वाइज अगर आप देखो तो भाई इसका बेनिफिट 5 से 7 साल तक भी मिल सकता है, लेसर देन अ ईयर पीरियड तक भी मिल सकता है। स्टूडियो में मैं साल में 2 बार कलर करवाऊं, अरिहंत में मैं 2 या 3 साल के बाद कलर करवा रहा हूं, तो इस केस में बेनिफिट पे मैं ज्यादा, बेनिफिट के बेस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता। दूसरा, पुट टू यूज। भाई अरिहंत ऑलरेडी पुट टू यूज तो है ही, उसके बाद आप इस बिल्डिंग पे क्या जो भी खर्चे करोगे, क्या सबके सब खर्चे आप रेवेन्यू में गिनोगे? बिकॉज पुट टू यूज हो गया। द आंसर टू दैट इज नो। भाई ऑलरेडी यूज करना चालू किया, उसके 3 साल के बाद मैंने 5वां माला ऐड किया और उसमें मैंने 2 क्लासरूम चालू किए, तो क्या फिर पुट टू यूज चालू हो गया तो क्या फिर वो रेवेन्यू खर्चा गिनाएगा? द आंसर इज नो। इसीलिए मुझे इस केस में क्या देखना पड़े? अर्निंग कैपेसिटी। भाई व्हाइट वॉश के खर्चा कराने से क्या मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है? आंसर इज नो, स्ट्रेट अवे नो। सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड क्या 1 माला ऐड करने से 2 क्लासरूम बढ़ाने से मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है? द आंसर इज स्ट्रेट अवे यस। सो दैट इज द रीजन इट इज विच एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Am I clear, all of you, all centers? That is altogether a different story. Mehsana, your point is very good, very correct. भाई मेहसाना ने ऐसा सवाल किया कि सेकेंड हैंड बिल्डिंग परचेज किया और उसके ऊपर व्हाइट वॉश का खर्चा या कोई भी कलर का खर्चा करवाएंगे तो उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। क्या उस केस में आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर कर सकते हो? द आंसर टू दैट इज यस। व्हाई फ्रेंड्स? बिकॉज कुछ अब फॉर एग्जाम्पल अभी अरिहंत का बिल्डिंग जो है वो एस्टेब्लिश बिल्डिंग है, पूरा अहमदाबाद जानता है वो कहां पे आया हुआ है, रिनाउंड एरिया है, और कलर करवाओ या नहीं करवाओ, ब्रांड या प्रेस्टीज या गुडविल के ऊपर ही क्या होने वाले हैं, हजारों एडमिशन होने वाले हैं।
क्या कलर करवाने से कुछ एडमिशन में फर्क पड़ेगा? द आंसर टू दैट इज नो। बट अगर आप नॉर्मल बिल्डिंग की बात करो तो भाई मेरा ऑफिस मैंने खोला एक फटीचर जगह पे, गंदी जगह पे पड़ा हुआ है जिसमें कुछ कलर वलर नहीं करवाया, तो मेरे वहां जो क्लाइंट आएंगे उसकी जगह अगर मैं अच्छे से उसको वेल फर्निश्ड कर दूं और मेरे वहां पे जो क्लाइंट आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? द आंसर इज यस। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा उस खर्चे को करने से। या फिर कोई अच्छा सा एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच खुल रहा है, अगर वो फटीचर जगह पे खुला होगा तो वहां पे कोई कस्टमर अकाउंट खुलवाने नहीं जाएगा, बट अगर अच्छे से रिनोवेट करवा दिया उसको तो क्लाइंट आने बढ़ गए, तो कहना इसे वो खर्चा करने से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा। सो दैट्स द रीजन इट इज टर्म्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो अगेन आई एम सेइंग ये कैपिटल एंड रेवेन्यू में बाइफरकेट करने से पहले आपको नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर केस टू केस बेसिस पे क्लियरली ऑब्जर्व करना पड़े और उसके ऊपर से आप डिसीजन ले सकते हो। अरिहंत के केस में व्हाइट वॉश का खर्चा रेवेन्यू हो गया, बट अगर क्यों रेवेन्यू हो गया? क्योंकि उससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है। बट दूसरा कोई बिल्डिंग है जहां पे व्हाइट वॉश का खर्चा करवाने से आप अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, तो उस केस में वो क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो आपको यही देखना है कि अगर बेनिफिट 1 साल से कम तक या 1 साल तक ही मिल रहा है तो रेवेन्यू है इन जनरल अगर 5 साल तक बेनिफिट मिल रहा है तो वो रेवेन्यू खर्चा है, सॉरी कैपिटल खर्चा है। फिर पुट टू यूज देखना है कि इन जनरल यूज करने से पहले जो खर्चा होता है वो एसेट में ऐड कर दो, बट उसके बाद जो उसका रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या गिनो? उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करो। एंड अर्निंग कैपेसिटी में आपको यही देखना है that if it is increased then it is termed as which expenditure friends? Capital expenditure. But if the earning capacity does not increase then it is termed as what friends? Revenue expenditure. एंड जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहा हूं वो कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होगा, बैलेंस शीट अमाउंट में ऐड होगा। एंड जब मैं रेवेन्यू खर्चा बता रहा हूं तो वो हम कहां पे दिखाएंगे? P&L अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। क्लियर नाउ मैसाना रिगार्डिंग योर क्वेरी? यस यस यस। पुट टू यूज करने के बाद पेंट करवाओ तो भी सब्जेक्ट टू उस केस टू केस बेस में देखना पड़े कि वो खर्चा करवाने से क्या एक्चुअली आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा है। इफ यस then consider it as a capital expenditure, otherwise not. Clear now? चलो fair enough। आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा दूर करने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें भी फ्रेंड्स आप केस टू केस बेसिस पे आपको जाना पड़े, आप लिटरली नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल पीवीआर सिनेमाज है अहमदाबाद में, वहां पे मूवी देखने सब जाते हैं। हम लोग मूवी देखने गए और मूवी खत्म हुआ, अभी अभी किक रिलीज हुआ, किक देखने गए, मूवी खत्म हुआ, हमें जल्दी था, थोड़ा जल्दी हम बाहर निकलना चाह रहे थे, हमें कहीं पहुंचना था, बट वहां पे एग्जिट गेट एक ही था। तो सब लोग वहां से, पूरे थिएटर में जो 200-250 लोग थे सब वहां से निकल रहे थे, तो सब क्यू में निकल रहे थे, तो निकलने में 15-20 मिनट का टाइम लग गया। तो भाई मैंने मैनेजमेंट को एक सिंपल सा सजेशन दिया कि यार आप एग्जिट गेट जो है वो एक ही है हर एक ऑडिटोरियम में, हर एक सिनेमा हॉल में, तो आप उसको एक, उसकी जगह एक से बढ़ा के आप कितने कर दो, 2 एग्जिट गेट्स कर दो, तो सारे लोगों को निकलने में आसानी हो। तो उन्होंने मेरा सजेशन एक्सेप्ट कर दिया और पीवीआर सिनेमाज में उन्होंने लेट से 2 गेट्स डाल दिए। भाई ऐसा मैंने कोई सजेशन दिया भी नहीं था और कुछ हुआ भी नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ऑलरेडी वहां पे 4 गेट्स है निकलने के, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि एग्जिट गेट एक की जगह 2 कर दिए, सो एज टू जस्ट इंक्रीज द फैसिलिटी ऑफ द कस्टमर्स टू रिलीज फ्रॉम द सिनेमा। इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक उन्होंने जो गेट ऐड करवाया हर एक ऑडिटोरियम में, क्या ये कैपिटल खर्चा है या रेवेन्यू? सोच समझ के जवाब देना। मैसाना इज करेक्ट, अमरेली पठानकोट रॉन्ग। व्हाट अबाउट हिम्मतनगर? अमरेली, सॉरी अमरेली का आंसर आ गया है, हिम्मतनगर करेक्ट। मोरबी, पोरबंदर,
नाउ फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कैपिटल आंसर दिया है, कुछ लोगों ने रेवेन्यू आंसर दिया है। आई टेल यू, जो लोगों ने कैपिटल आंसर दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि उनके हिसाब से ये जो एग्जिट गेट बना उसका बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलने वाला है। जब तक आप सिनेमा रहेगा तब तक एग्जिट गेट रहेगा, तो आप उसको क्या कंसीडर कर सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जिन्होंने रेवेन्यू आंसर दिया वो समझ के आंसर दिया है कि भाई एग्जिट गेट ऐड हुआ तो क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा, पीवीआर में 1 की जगह 2 एग्जिट गेट कर दिया तो 250 की जगह क्या आप 400 कस्टमर्स बैठ पाएंगे? द आंसर टू दैट इज नो। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, पुट टू यूज का भी क्वेश्चन इसमें आता है। कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा होगा कि ये पुट टू यूज होने के बाद का खर्चा है, तो हम उसको किस में गिनेंगे, रेवेन्यू में गिनेंगे। पुट टू यूज के बाद का है तो रेवेन्यू। फ्रेंड्स नाउ 2 थिंग्स विच आर गोइंग इन फेवर ऑफ रेवेन्यू, ओनली 1 थिंग विच इज गोइंग इन फेवर ऑफ कैपिटल। यस, जिन्होंने ये सोचा है कि इसका बेनिफिट 5 से 7 साल तक मिलेगा, द आंसर इज यस, 1 थिंग इज गोइंग इन इट्स बेनिफिट और इट्स इन फेवर। बेनिफिट के फेवर में एक चीज जा रही है, इसलिए हम उसको कैपिटल बता सकते हैं, बट बाकी की 2 चीज रेवेन्यू के फेवर में जा रही है। क्यों? कैन आई से दिस एक्सपेंडिचर इज बिन इनकर्ड आफ्टर द असेट बिन पुट टू यूज। बिल्डिंग बन गया, उसके 2 साल के बाद क्या हो रहा है, ये गेट बन रहा है, तो ये जो गेट बनाने का 50,000 रुपए का खर्चा हुआ, क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे? द आंसर टू दैट इज नो, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर द असेट इज बिन पुट टू यूज एंड दैट्स द रीजन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड सेकेंड थिंग, क्या ये गेट ऐड किए, क्या उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा पीवीआर का? द आंसर टू दैट इज नो, इट डजंट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी एंड दैट्स द रीजन इट इज टर्म्ड एज विच एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। सो कंसिडरिंग दैट और कीपिंग दैट इन माइंड, फ्रेंड्स ये खर्चा किसमें मैं गिनूंगा, इट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट अर्निंग कैपेसिटी डजंट इंक्रीज विद द सेम। बट फ्रेंड्स अगर पीवीआर सिनेमा में जो 15 रोज है उसमें आगे बहुत सारी जगह थी, तो मैंने सजेशन दे दिया कि आप और 2 रोज ऐड कर सकते हो और हर रो में 15-15 सीट्स आप ऐड कर सकते हो। तो उन्होंने ये सजेशन भी एक्सेप्ट किया और 2 रोज ऐड कर दी और 15-15 के हिसाब से 30 सीट्स ऐड हो गई और उन 30 सीट में 30 ज्यादा कस्टमर आके मूवी देख सकते हैं वही शो में। तो क्या ये जो सीट्स डालने का खर्चा था, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? भले ही खर्चा 10,000 रुपए का है, फिर भी इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज फ्रेंड्स इट इज इंक्रीजिंग व्हाट, अर्निंग कैपेसिटी। इससे वही खर्चे में आपके 30 लोग ज्यादा आके मूवी देख सकते हैं और इतना रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है एंड दैट्स द रीजन इट इज टर्म्ड एज विच एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर सेंटर्स? Capital, Mehsana, benefit for longer period and before being put to use. So friends, so as to consider the expenditure to be capital or of a revenue nature, you are supposed to keep in mind these 3 aspects: the benefit which you are getting, whether the asset has been put to use or not, and whether it is increasing your earning capacity or not. Based on that you will consider it as a revenue or a capital expenditure. तो ये क्या देखा हमने, कैपिटल एंड रेवेन्यू चीज देखा। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग विच इज पेंडिंग एंड विच इज अ लास्ट वन फॉर टुडे, वी विल बी एंडिंग इट पोस्ट दैट। थोड़ा जल्दी मुझे निकलना है इसके लिए फ्रेंड्स, दैट इज अ कंटिंजेंट असेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। नाउ फ्रेंड्स मैं चैप्टर नंबर 2 का F यूनिट चलाने वाला हूं और यू कैन से 6th यूनिट विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट उससे पहले चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन सी चीजें थी मैंने आपको बताई, विच इज जो 4 चीज आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी थी वो थे कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। चैप्टर 1 में इतना ही सीखना था। चैप्टर 2 में क्या सीखना था, दैट इज फ्रॉम ए टू ई। मैं फिर बता रहा हूं, ये सारा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। मैंने सिर्फ अभी 2 लेक्चर में आपको उसका ब्रीफ दिया है, क्योंकि ये सब पढ़ाने से पहले सीधा मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चालू कर दूंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। ए टू ई में क्या सीखना है, अकाउंटिंग प्रोसेस,
या जो साइकिल आपने सीखा, जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, देन लेजर पोस्टिंग, लेजर बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ऑल दैट इज कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग साइकिल। उसके अलावा क्या आएगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। आप देख सकते हो आपके पास अगर स्पाइरल आ गया है तो चैप्टर नंबर 2 में ए टू ई पॉइंट्स में यही चीजें आएंगी। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में ये 3 चीज अभी आप लोग अपनी बुक्स में कॉपी कर दोगे, दैट सो एज टू कंसिडर द एक्सपेंडिचर टू बी ऑफ अ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। दीज 3 पॉइंट्स यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड। तो ये हमने सीख लिया कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। एंड उसके अलावा एक और चीज हम लोग सीखेंगे विच इज कंटिंजेंट असेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये समझने से पहले आप लोग ये कॉपी कर दो, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज कंटिंजेंट असेट, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी।
फ्रेंड्स डन एवरीवन, लिख दिया सबने? Now, the last point for today is friends contingent asset and contingent liability. आप लोगों को ये दोनों टर्मिनोलॉजी के बारे में भी मालूम होना चाहिए. Most of you might have used this terminology, aware about this terminology. What is this contingent asset and contingent liability? I think इतना तो आपको मालूम ही होगा कि contingent liability या asset को बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं और बैलेंस शीट टोटल में उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं. उतना सबको मालूम होगा, बट क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है दैट व्हाट इज कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअली इज? क्या होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंट एसेट? एनीवन फ्रॉम एनी सेंटर कैन राइट इफ इट्स पॉसिबल. Is it a future liability? If it is a future liability, then why you are not considering it in a liability only? And if it is, your answer is that कि भाई ये तो फ्यूचर में होने वाला है तो अभी से क्यों गिने? तो फिर उसको कंटिंजेंट में भी क्यों गिनते हो? जब एक्चुअल लायबिलिटी आए तब गिन लो. Why you are considering it in your balance sheet? That is क्यों दिखाते हो? Okay, which are expected to have in future. That is very good, Pathankot. Because we are not sure. That is again very good. Now friends, what is the exact answer to that? Those assets or liabilities which are confirmed on happening or not happening on certain future uncertain event. क्या बताया मैंने? Those assets and liabilities, the happening of which is dependent on future uncertain events. The important word is future uncertain events. जिन असेट या लायबिलिटी का कंफर्मेशन फ्यूचर की कोई अनसर्टेन इवेंट पे रिलायबल है, those assets and liabilities, the happening or the confirmation of the same is dependent on happening or non-happening of some future uncertain events. That is termed as what friends? Contingent asset or contingent liability. Now you will ask me the question, sir, example. For example, कोई एम्प्लॉय को हम लोगों ने कंपनी में से निकाल दिया है, अरियंत ने निकाल दिया है बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफ अ प्रॉपर कैरेक्टर लेट से, और कुछ हमें उन पे शक था तो हमने उनको निकाल दिया. Now, उन्होंने क्या किया दैट वो पर्टिकुलर बंदे ने, एम्प्लॉय ने क्या किया, कंपनी के ऊपर, अरियंत के ऊपर उसने केस ठोक दिया कि भाई विदाउट एनी रीजन द कंपनी हैज लेफ्ट मी, और कंपनी ने मुझे निकाल दिया है एंड आई वांट द कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी. तो उन्होंने हमारी कंपनी पे लेट से 10 लाख रुपए का केस डाल दिया. अब केस क्या है? केस इज देयर, इट इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट. इट इज ऑल इन एग्जाम्पल, नथिंग इज इन रियल. सो कोर्ट पे केस चल रहा है एंड माइट बी पॉसिबल कि केस उसके फेवर में प्रूव हो जाए, माइट बी पॉसिबल कि केस हमारे फेवर में प्रूव हो जाए. तो पॉसिबिलिटी है कि अगर केस हमारी अगेंस्ट में प्रूव हो गया तो हमें उस बंदे को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. तो फ्रेंड्स कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा? एक्चुअल लायबिलिटी हो जाएगा. बट अगर केस हमारी फेवर में प्रूव हो जाता है तो फ्रेंड्स क्या कर दूंगा मैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में से निकाल दूंगा बिकॉज एज इट वॉज नॉट माई लायबिलिटी. सो फ्रेंड्स कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या करता हूं मैं? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में लायबिलिटी के नीचे दिखाता हूं. मैं बैलेंस शीट के टोटल में उसको कंसिडर नहीं करता. क्यों? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. If it proves to be in my favor, then it is no more my liability. I will be keeping it out from my books of account. But if it actually becomes my liability, then ये contingent liability को मैं क्या कर दूंगा? Actual liability में convert कर दूंगा और उसके बाद हमें उसको balance sheet total में गिनना पड़ेगा. So that is what the difference between the actual liability and the contingent liability. Same is the case with contingent asset. It is also dependent on happening or non-happening of future uncertain event. अगर event अपने फेवर में आ जाए तो आप contingent asset को actual asset में convert कर सकते हो, but अगर वो अपने फेवर में नहीं आ रहा है तो आप उसको books of account में निकाल सकते हो. So that is what you mean by contingent asset and contingent liability. Am I absolutely clear all these centers?
भाई खबर पड़े जे बधाने मोरबी, पठानकोट, हिम्मतनगर, पोरबंदर, महसाना, अमरेली। इन 2 सेशंस में हम लोगों ने ब्रीफ आइडिया ले लिया है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर ई का, यूनिट नंबर 1 to 5 का, मॉड्यूल में भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद आपको कोई भी ये चैप्टर पढ़ाने आ रहा है, आपको बेसिक आइडिया होगा, आपको अकॉर्डिंगली उनको आंसर देना है, सो दैट इवन दे आर हैप्पी दैट यू आर अवेयर अबाउट दोज बेसिक थिंग्स। वैसे भी आपको इसमें से बहुत सारी चीजों मालूम ही थी, मैंने सिर्फ क्या किया है, उसको ब्रशअप किया है, उसका थोड़ा रिवीजन करवाया है। ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सम करेंगे जिसमें सारी अकाउंटिंग साइकिल कवर हो जाएगी। दैट इज राइट फ्रॉम द जर्नल एंट्री, from the subsidiary book to the ledger posting to the ledger balancing and to the preparation of trial balance. And friends, ये हम सम क्यों करेंगे, बिकॉज उसके ऊपर से मेरे चैप्टर की शुरुआत होगी, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या, गलती को सुधारना। गलती को मैं कब सुधार सकता हूं, जब मुझे पता हो कि गलती क्या है, और मुझे पता कब चलेगा कि गलती क्या है, जब मेरे अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने इस जगह पे गलती किया है, और तभी मैं उस गलती को सुधार पाऊंगा। सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स to rectify the mistake, and you can only rectify the mistakes when you are aware that what are the mistakes, and when you will be aware that what are the mistakes, when you actually know, or you are actually clear about the accounting concepts or fundamentals, then you will be able about the same, and then only you will be able to solve it. So that is rectification of error. Next session से हम लोग चालू करेंगे, वो भी एक सम करने के बाद। That is it as far as today is concerned, friends. I enjoyed your company. Hopefully you might have too. मिलते हैं अगले हफ्ते में. Till then, bye bye guys. See you.